नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि अमो क्लासेज में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग आर ओ के पीवाईक्यू को चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम जीएस और हिंदी दोनों को पीवाईक्यू चर्चा कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने जीएस में एंशियंट हिस्ट्री और मीडियल हिस्ट्री पीवाईक्यू चर्चा कर चुके हैं, जिसका हमने प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया है, अपलोड कर दिया है, जो आप वहाँ के देख सकते हैं। और हिंदी में हम लोग क्या किए हैं, विलोम शब्द और अनेक शब्दों के एक शब्द तक देख चुके हैं। ठीक दोस्तों, वहाँ आप इसे टेलीग्राम जाकर इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल है अमो क्लासेस सर्च करके, या भी इसका मैं जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, आज से हमारे वीडियो की शुरुआत है आधुनिक भारत के इतिहास, यानी कि जो आपके आर ओ जो पीवाईक्यू है, यानी प्रीवियस में जो प्रश्न आए हुए हैं आधुनिक भारत से, उसको हम चर्चा करने चल रहे हैं। ठीक दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज से हमारा जो पहला प्रश्न है, क्योंकि आप जानते हैं आर ओ जो पैटर्न होता है, पहले ध्यान देने वाली बात यह है, आर ओ जो पैटर्न होता है उसमें सुमेलित करना और क्रोनोलॉजी क्रोनोलॉजी मतलब ये हो गया कि कालक्रम के अनुसार से व्यवस्थित करना, ये प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक दोस्तों, इसीलिए आज हम शुरू कर रहे हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री। इसमें आप देखेंगे आपको क्रोनोलॉजी के प्रश्न बहुत ज्यादा मिलेंगे, या फिर आप ये भी देखेंगे सुमेलित करने के प्रश्न बहुत ज्यादा मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, इसमें सुमेलित करने के लिए दिया गया है क्या, इसमें एक बगल विदेशी यात्री दिए गए हैं और दूसरी तरफ ये दिया गया है कि स्थान दिया गया, यानी जो विदेशी कंपनियां आई हैं उनके द्वारा कहाँ पे कौन सा स्थान पे कौन सी कंपनी को खोली गई है, उसके बारे में पूछा गया है। पहला प्रश्न है, अब देखेंगे एक तरफ गोवा है, पांडुचेरी है, ट्रेवनकोर है, सद्रास है, दूसरी तरफ डच है, फ्रेंच है, पुर्तगीज है और डेनिश है। आप बताइए दोस्तों, इसमें से कौन सा किसमें सुमेलित होगा। ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं पता हो, इतना चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे बी है, बी थ्री इसलिए कि जो पुर्तगाली लोग थे सबसे पहले कहाँ आए थे, गोवा में ही आए थे। अगर बी में आप तीन सुमेलित करेंगे, आप देखेंगे बी में थ्री केवल ए ऑप्शन एक ऐसा है जिसमें बी थ्री, बाकी सब कट जा रहा है। ठीक है, ये तो यह एलिमिनेशन पावर हो गया, लेकिन हम इसका आंसर भी जान लेते हैं। आंसर क्या है, आपको पता है दोस्तों, जो फ्रेंच कंपनी आई थी, फ्रेंच कंपनी कहाँ स्थापित की थी, पौंडुचेरी में स्थापित की थी अपना मुख्यालय। ये इसका ए में टू हो जाएगा। और फिर जो आपने देख लिया, गोवा पुर्तगीज हो गया। ट्रेवनकोर में जो है दोस्तों डेनिश डेनिश का लोग जो आए थे, उन्होंने ट्रेवनकोर में अपना केंद्र स्थापित किया था, और सद्रास में जो डच स्थापित किए थे। ठीक दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन। ये आगे नीचे एक्सप्लेनेशन में दिया भी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल से नहीं था, यानी आपको कुछ नाम दिए गए हैं, इसमें आपको यह समझना है कौन सा पुर्तगाल से संबंधित नहीं था। आपका है पहला बारबोसा, डोमिंगो पायस, फर्नायो नुनीज और पीटर मुंडी। दोस्तों, इनमें से जो पीटर मुंडी था, ये आपके पुर्तगाल से नहीं था। बाकी सब कहाँ के थे, पुर्तगाल के थे। पीटर मुंडी कहाँ का था, ये ब्रिटेन का था। कहाँ का था, ये ब्रिटेन का था। ठीक है, इसमें दिया गया क्या, पीटर मुंडी, ये लिखा है एक्सप्लेनेशन में, ये ब्रिटेन का नागरिक था। बाकी शेष कहाँ के थे दोस्तों, ये पुर्तगाल के ही संबंधित थे। अब इसमें आगे दोस्तों कथन दिए गए हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट दिया गया है, और दोनों स्टेटमेंट से आपको समझना है कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है। पहला कह रहा है, अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना। अच्छा, दूसरा है, अंग्रेजों को बेहतर नौसैन्य ताकत के नीचे दिए गए कोट में से कौन सा उत्तर सही है। अब बताइएगा कौन सा उत्तर सही है दोस्तों। इसमें दोनों सही है। दोनों क्यों सही है, क्योंकि इन दोनों के बीच कंपनियों जो संघर्ष चल रहा था, इसमें बंगाल पर नियंत्रण से इसका बहुत बड़ा फायदा हुआ था। किसको, अंग्रेज कंपनियों का। प्लस इनका जो नौसेना थी अंग्रेजों की, अन्य जो विदेशी कंपनियां आई थी, चाहे फ्रांस हो, चाहे डच हो या पुर्तगाल हो, उनसे बेहतर थी। इसीलिए यहाँ पे इनको सर्वाइव कर पाना ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न देखते हैं। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। अब देखिए दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव क्यों था, क्योंकि आपको पता है दोस्तों 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था 1757 प्लासी का युद्ध, ये सिराजुद्दौला और कंपनी के जो गवर्नर जनरल था उसके बीच में। कौन, रॉबर्ट क्लाइव उस वक्त था। अब क्या इसकी पृष्ठभूमि था, आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री में देख सकते हैं, या फिर याद होगा आपको, जो सिराजुद्दौला ने वहां के फोर्ट पे कब्जा किया था, उसके प्रतिक्रिया स्वरूप रॉबर्ट क्लाइव जो है ये युद्ध लड़ा था। ठीक है, इसलिए संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि इसी के माध्यम से एक प्रकार से आप देखेंगे कि
नवाब के कंट्रोल होने की स्थिति शुरू हो गई थी। किसके? ब्रिटिश कंपनी जो थी एक तरह से नवाब पे कंट्रोल करना शुरू कर दी थी। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत प्रभुत्व को संस्थापित किया था, कौन सा था? दोस्तों ये था बक्सर का युद्ध। क्यों? क्योंकि बक्सर के युद्ध में ये तो सिद्ध हो गया, जो मुगल बादशाह थे, मुगल बादशाह उस वक्त कौन था? शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब और अवध के नवाब, क्योंकि ये तीन मुद्दे, तीन क्षेत्र ऐसे थे जो कंपनी पर नियंत्रण कर सकते थे, और ये तीनों ही कंपनी से हार गए। यानी एक कंपनी ने को आत्मविश्वास हो गया और उसने पूरे भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। ठीक दोस्तों, इसका एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए, नेक्स्ट पेज में है। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और दिल्ली सम्राट शाह आलम द्वितीय को सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया था। ठीक है, इस युद्ध में अंग्रेजों का कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथ में थी। यानी कि अंग्रेजों के नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो कर रहा था। ठीक है, अगर पूछा, कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि आखिर अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था उस वक्त, कौन था? हेक्टर मुनरो था। इस युद्ध के परिणाम प्लासी के निर्णय को मुहर लगा दी। प्लासी के निर्णय को मुहर लगाने का मतलब ये हो गया दोस्तों, एक बार तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने हराया ही था, अब ये सिद्ध हो चुका था कि अब बंगाल का शासन किसके हाथों में रहेगा। ठीक है, भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला दूसरा कोई नहीं था। इलाहाबाद तक के प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। क्यों? क्योंकि आपको पता है कड़ा वाला क्षेत्र, इलाहाबाद वाला क्षेत्र जो मुगल बादशाह के क्षेत्र के अंतर्गत था और प्लस अवध के नवाब के अंतर्गत था, और किसके अंतर्गत आ गया? कंपनी के नियंत्रण में आ गया था। ठीक है, बंगाल का युद्ध भारतीय इतिहास के निर्णायक सिद्ध हुआ। पी.ई. राइट्स के बक्सर के युद्ध के बारे में कहा है, क्या कहा है कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत के अंग्रेजों की प्रभुत्व जन्मभूमि की माननी कहीं अधिक उपयुक्त हो। क्यों? मतलब ये कहते हैं कि अगर प्लासी के युद्ध की अपेक्षा हम बक्सर के युद्ध को माने कि जो अंग्रेजों की प्रभुत्व स्थापित हुई, ये कोई गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसी के युद्ध में आपको पता होगा कंपनी को दीवानी अधिकार मिल जाते हैं कुछ क्षेत्रों के, और दीवानी के साथ साथ बंगाल का नवाब कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, इसका नियंत्रण भी लगभग कंपनी के हाथों में ही आ जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर कह रहा है यदि बक्सर के युद्ध के परिणाम को देखा जाए तो कहा जा सकता है जहां प्लासी का विजय अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम थी, वहीं बक्सर की विजय इतिहासकारों ने पूर्णतः सैन्य विजय को बताया। यानी इसी के सैन्य विजय इसलिए, क्योंकि सैन्य विजय इसलिए कहा जाता है क्योंकि अब यह सिद्ध हो चुका था सैन्य शक्ति के रूप में अंग्रेजी ही सेना सर्वोच्च है। ठीक है, यहाँ भारतीय राजाओं के पास ऐसी शक्ति नहीं है। ठीक है, अंग्रेजी को प्रभुता बंगाल में स्थापित की, परंतु बक्सर के युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति रूप प्रदान किया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? कौन था दोस्तों? मुर्शीद कुली खां था। कौन था? मुर्शीद कुली खां था। मुगल सम्राट फर्रुख शाह द्वारा 1717 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां को बंगाल का गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया गया। कौन नियुक्त किया? फर्रुख शाह ने नियुक्त किया था। मुर्शीद कुली खां की मृत्यु के पश्चात उसका दामाद शिजाउद्दीन बंगाल को सूबेदार बना। उसके तत्कालीन मुगल सम्राट फिर मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्राप्त किया गया, यानी जो शुजाउद्दीन था फिर उसको भी बन गया। फिर क्या, अतः मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शीद कुली खां था। अगर पूछा जाए कौन था? मुर्शीद कुली खां था। किसने नियुक्त किया था? फर्रुख शाह ने नियुक्त किया था। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं। अच्छा, इधर प्रश्न एक रह गया है, इसे देख लेते हैं, कौन सा है? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? कब लड़ा गया दोस्तों? 1757 लड़ा गया। किसके किसके बीच में लड़ा गया था? मतलब इतिहास में सबसे फेमस युद्ध है प्लासी का युद्ध। ठीक है, कह रहा प्लासी यानी वर्तमान नाम प्लासी का युद्ध का मैदान कहाँ है? पश्चिम बंगाल के राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। यह 23 जून 1757 को हुए प्रसिद्ध युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला सेना को हराया था। यानी किसके किसके बीच में था? रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के जो नवाब थे कौन? सिराजुद्दौला के बीच में ये हुआ था। जीता कौन था दोस्तों? रॉबर्ट क्लाइव की विजय हुई थी। ठीक है, निम्न में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्राप्त की थी कौन था दोस्तों? बताइएगा कौन था? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय जो था यह शासक ईस्ट इंडियन कंपनी की दीवानी प्रदान किया था। वो आपको पता है जो बक्सर का युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध में
बक्सर के युद्ध में 1764 वाले में यह अधिकार दिया गया था। इस पर निशान देख लिया जाए। इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा के जो नवाब ने छोड़ दिया शाह आलम को मिले। यानी हुआ क्या था, इसमें शर्त रखी गई, किसके किसके बीच में शर्त रखी गई, इसमें शर्त रखी गई जो अवध के नवाब थे शाह आलम, उनके बीच ये कहा गया कि आप जो इलाहाबाद और कड़ा वाला क्षेत्र है इसको किसको दे दीजिए, जो सॉरी सिराजुद्दौला थे, सॉरी अवध के नवाब थे सुजाउद्दौला, ठीक है। सुजाउद्दौला के सामने ये कहा गया आप इलाहाबाद और खड़ा वाला क्षेत्र किसको दे दीजिए, शाह आलम द्वितीय को। तो शाह आलम द्वितीय को जब मिल गया तो उसको कहा गया इसके अंतर्गत आ गया, उसको कंपनी के अंतर्गत आ गया था, ठीक है। फिर 12 अगस्त 1765 को अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल और बिहार, उड़ीसा और दीवानी के अधिकार के रूप में दे दिया, यानी उसको स्थायी अधिकार दे दिया। दीवानी अधिकार मतलब क्या होता है, दीवानी अधिकार मतलब ये होता है दोस्तों, अधिकार दो प्रकार के होते हैं, एक दीवानी था एक प्रशासकी था। दीवानी का मतलब तो राजस्व संबंधी जो काम थे वो कंपनी को दे दिए गए, और जो प्रशासन संबंधित कार्य थे वो किसको दे दिए गए, बंगाल के नवाब को, ठीक है। आगे चलिएगा। अब यहाँ पे क्या है, कुछ संधियां हैं और उसके मिलाने के लिए क्या दिया गया है, आपसे प्रश्न किया गया, ठीक है। क्या इसमें देखिएगा, इलाहाबाद की संधि कब हुई दोस्तों, 1765 में। कब हुई है, 1765 में। आप मिलाइएगा 1765 कहाँ, ए में 4। अब देखिए ए में 4 कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन भी आपका अपने आप सही हो गया, अब कुछ मिलाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। खैर देख लेते हैं। एक्स एक्सला चापेल की संधि 1768 में 48 में किसके किसके बीच में दोस्तों, ये हुआ था फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में हुआ था, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध का परिणाम था, ठीक है। उसके बाद क्या है, ला बुर्दनाशाह मद्रास की अधिकार कब हुए थे दोस्तों, ये 1746 में हुआ था। और फिर पूछा है डुप्ले की पदच्युत जो कब किया गया था, ये 1754 में हटाया गया था। कब, 1754, ठीक है। आगे चलते हैं। ये दिया भी है आपके सामने एक्सप्लेनेशन में, इलाहाबाद की संधि 1765 में, एक्सला चैपल की संधि 1748 में, बुर्दनासे द्वारा मद्रास का अधिकार 1786 में, और डुप्ले के पदच्युत 1754 में, ठीक है। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन थे दोस्तों, दिलीप सिंह जी थे। कौन थे, दिलीप सिंह जी थे, ठीक है। चलते हैं। महाराजा दिलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। उन्होंने 1843 से 1849 ईस्वी तक शासन किया था, ठीक है। आगे चलते हैं। गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में कुछ प्रश्न जो पूछे गए हैं उसके बारे में बात करना है, ठीक है। अब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। अब कह रहा है कि इनमें से जो गवर्नर जनरल दिया है उसमें से कौन तृतीय मराठा युद्ध से संबंधित। अब बताइए तृतीय मराठा युद्ध कब हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 1817 से 18 के बीच में, ठीक है। 1817 से 18 के बीच में। उस वक्त जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग था। एक आप कंफ्यूज हो सकते, एक वॉरेन हेस्टिंग आया है। वॉरेन हेस्टिंग जो है दोस्तों ये 1773 में आया है, 1773 में आया था भारत में, ठीक है। और लॉर्ड हेस्टिंग जो है ये 1815 के आसपास आया था, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है 17 से 18 के लॉर्ड हेस्टिंग से संबंधित है। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव में किर्की के युद्ध में हराने के बाद फरवरी 1818 में अंग्रेजों के समक्ष समर्पण कर दिया, ठीक है। वहां जब हारने के बाद क्या किया, ये समर्पण कर दिया था, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश किले में अंग्रेजों का अधिकार हुआ। कब हुआ था दोस्तों, 1797 में। कब हुआ था, 1797 में। अवध के नवाब सादत अली ने 1797 में प्रयागराज के किले को अंग्रेजों को सौंप दिया था, ठीक है। आगे चलते हैं। कह रहा ब्रिटिश साम्राज्य का अवध का विलय कब हुआ था दोस्तों, 1856 में। क्यों हुआ था, इसमें कुशासन का आरोप लिया था। डॉक्टर ऑफ लैक्स में कहा कि आपके यहाँ कुशासन चल रहा है, डलहौजी ने कहा था। किसने, डलहौजी ने, इसीलिए, ठीक है। क्या है इसमें देखते हैं। डलहौजी ने
अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन के आरोप लगाकर फरवरी 1856 में अवध को अंग्रेजों के राज में ले लिया। हुआ क्या था उस वक्त, चूंकि डलहौजी क्या कर रहा था, ला डलहौजी बेबकत का सिद्धांत लाया था। उसके अनुसार क्या, जिसके पास वैध पुत्र नहीं है यानी अपने खुद की संतान नहीं है, उसको क्या कहा, तो वह आपका उसका राज्य नहीं रह जाएगा, क्योंकि अंग्रेजों को चाहिए का साम्राज्य विस्तार कर रहे हैं। तो अवध ऐसा क्षेत्र था जो बहुत ही विस्तृत था। अब उसको भी उस पर कंट्रोल चाहिए। अगर कंट्रोल चाहिए तो कैसे करे, कुछ तो चाहिए उसके लिए। इसीलिए इसने एक ऐसा आरोप ढूंढा जिसके आधार पर इसने अवध का विलय करा लिया। ठीक है, डलहौजी ने अवध के विलय की योजना बहुत दक्षता पूर्वक बनाई। उसने अपने अधिकारियों को कहा वहां के शासन के जांच करने के लिए भेजे, जिन्होंने कुशासन के विषय में विस्तृत विवरण डलहौजी को भेजा और जिसे लंदन, एक सेकंड, जिसे जिसे लंदन भेजकर डलहौजी ने अवध के विलय के लिए गृह सरकार की अनुमति प्राप्त कर ली। ठीक है, गृह सरकार ब्रिटिश जनमत तैयार करने के बाद डलहौजी को बहुत तत्परता से कार्य किया। ठीक है, आगे चलते हैं। अपने इस कार्य को डलहौजी ने इन शब्दों में उचित ठहराया, यदि अंग्रेज सरकार इस प्रकार कुशासन को, जिसमें करोड़ों लोग पिस रहे हैं, अधिक समय तक चलने में सहायता देती है, तो वह मानव और ईश्वर दोनों के दृष्टिकोण में दोषी हुई। कितना मतलब इतने बुद्धिमान थे ये ससुरे, चतुर थे कि चाहे कुछ भी हो मुझे फायदा चाहिए बस। आगे चलते हैं। अब कह रहा है, अब इसने जो व्यपकत का सिद्धांत लाया था उसमें कौन कौन से राज्य कब शामिल हुए हैं, ये बार बार आपसे प्रश्न पूछा गया है, इसे ध्यान से देखिएगा। सतारा 1848 में, जैतपुर संभलपुर 1849 में, बघाट 1850 में, उदय 1852 में, झांसी 1854 में, नागपुर 1854 में और फिर करौली 1855 में। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। क्या इसमें अवध सुल्तान के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, राजा टिकैत राय नवाब असफुद्दौला के मंत्री थे। अच्छा, दूसरा कह रहा अवध के नवाबों के राज्यों में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों का उच्च स्थान था। यानी जो अवध के नवाब थे उनमें क्या था, इसमें दोनों स्टेटमेंट ही सही। क्या है, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है इसमें सही। ठीक है, क्या है इसमें देखते हैं। राजा टिकैत राय नवाब असफुद्दौला के दीवान या अर्थ मंत्री थे। क्या थे, दीवान या अर्थ मंत्री कहा जाता है जिससे। अवध के नवाबों, इसलिए पहले स्टेटमेंट सही हो गया। ठीक है, अवध के नवाबों राज्य में हिंदू अधिकारियों की उच्च पदों की नियुक्ति किया गया था। ठीक है, उदाहरण जैसे असफुद्दौला के दीवान राजा टिकैत राय और राजा झाऊलाल नवाब सफरद जंग के प्रधानमंत्री सेना नायक राजा नवल राय, आज जैसे हिंदू कुछ थे। मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये अपने आप को प्रूफ कर रहा है कि कौन कौन से ऐसे हिंदू थे जिसके आधार पे कहा जा सकता है कि अवध के जो नवाब थे उनके समय में हिंदुओं की संख्या अधिक थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, इसमें सुमिलित करने के लिए है, इधर हेक्टर मुनरो और उधर कुछ युद्ध दे रखा है। ठीक है, इसको आपको मिलाना है कौन किससे कौन सा युद्ध लड़ा है। ठीक दोस्तों, देखिएगा। कह रहा है कौन सा सुमिलित नहीं, हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध अभी जस्ट ऊपर देखे हैं, बक्सर के युद्ध। लाल हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ दोस्तों, ये 1816 में हुआ था। कब हुआ था, 1816 में हुआ था, इसलिए इसने ये युद्ध लड़ा है। ठीक है, ठीक, आगे चलिए। लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ मैसूर युद्ध, बिल्कुल ये 1799 में लड़ा गया था। 1799 में लड़ा गया था और इसमें लॉर्ड वेलेस्ली ही था। लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध, अभी जस्ट ऊपर आपने देखा था। तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध किसने लड़ा था, लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग लड़ा था, इसलिए क्या है ये ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुआ था। ठीक है, जस्ट नीचे देखा है आपने। क्या है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त की, एलन ब्रो। एलन ब्रो बार बार पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, ये बार बार ये प्रश्न हुआ है, पूछा गया है। और कब हुआ था ये, 1843 में। 1843 में एक एक्ट 5 के तहत इसको भारत में समाप्त कर दिया था। ठीक है, और इनका जो कार्यकाल था, इनका कार्यकाल जो 1842 से 1844 के बीच में था। अब यहाँ पे दिया गया है, खैर मैंने यहाँ लिख दिया है, खैर सब देख लीजिएगा।
कुछ घटनाएं दिया गया, उनके कालक्रम पूछा। सिक्किम का विलय 1850 में हुआ है, झांसी का विलय 1852 हुआ है, पंजाब का विलय 1849 में हुआ है, वर्मा का विलय 1853 में हुआ है। व्यवस्थित कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका देख लीजिए, डायरेक्ट आंसर देख लीजिएगा। विकल्प रियासतों में ब्रिटिश भारत में विलय के कार्यक्रम निम्न है। सिक्किम 1850, पंजाब 1849, वर्मा 1853, झांसी 1854। ठीक है। सिक्किम 1850 में सिक्किम का आंशिक क्षेत्र कौन सा, दार्जिलिंग और तराई का कुछ भाग ब्रिटिश भारत में विलय हुआ था। ठीक है। उसी तरह प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध 1826 में आसाम, मणिपुर, कछार, अराकान प्रांत आदि क्षेत्र जो है ब्रिटिश भारत में विलय हो चुके थे। सोचिए, पहले पहले ये वर्मा के भाग थे, आज ये भारत के भाग हो गए, यानी कंपनी ने ये भी काम किया था, कुछ क्षेत्र भारत का बढ़ाया भी है। द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध द्वारा 1853 में पेगु का विलय कर लिया गया और तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध के द्वारा संपूर्ण वर्मा का विलय हो गया। ध्यान दीजिए, 1935 में वर्मा को भारत से अलग भी कर दिया गया है। आगे चलते हैं, इसमें कुछ कह रहा है, सही उत्तर को चयन कीजिए। कह रहा है अब कुछ दिया गया है, आपको युद्ध दिया गया है, अब आपको मिलाना है। ठीक है, कौन सा युद्ध कब हुआ था। ठीक है, कौन सा युद्ध कब हुआ है, इस चीज को आपको मिलाना है। कह रहा है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ, बताइएगा। द्वितीय आंग्ल जो मैसूर हुआ था 1780 से 1784 बीच में, यानी ए में 2 है। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध वो कब हुआ दोस्तों, ये 1750 से 1754 के बीच हुआ है। कब, 1750 से 1754 बीच में हुआ है। फिर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था दोस्तों, अभी जस्ट आपने देखा था, कब, 1803 से 1805 के बीच में, 1803 से 1805 के बीच में हुआ है। और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ है दोस्तों, 1700 इसी 1778 से और 1780 के बीच हुआ है। उस वक्त कौन था, बोलना चलना बताइएगा। आगे चलते हैं, देखिएगा। ठीक, क्या इसको हम देख चुके हैं। ठीक, ये ऑप्शन आपका सही होगा। आगे एक्सप्लेनेशन में दिया भी है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 बीच में, द्वितीय फ्रांसीसी युद्ध जो हुआ था 1754 से 1750 से 54 तक का। फिर एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये सप्तवर्षीय युद्ध है, 7 वर्ष चला था, इसे सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है। इसमें नहीं लिखा गया, मैं बता दे रहा हूँ, सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है इसे। हालांकि लगे चलिएगा, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बीच में, और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध का हुआ 1778 से 1780 के बीच में। ठीक है, अब दे रखा है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, कह रहा है इसमें आपको मिलाना है कौन क्या किया है। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेल्जली सहायक संधि, बिल्कुल सही है। लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, यही आपका गड़बड़ है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध ये नहीं लड़ा, यही आपका गड़बड़ है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो था 1829 17वां रेगुलेशन, ये भी सही है आपका। इसी से 17वां रेगुलेशन सती प्रथा समाप्त हुई थी। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी के बीच लॉर्ड वेलेस्ली के काल में हुआ था। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग के इस काल में क्या हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग जो कार्यकाल था तृतीय में हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग तृतीय कार्यकाल में क्या हुआ था, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। ठीक है, जबकि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठा का पराजय के पश्चात हेस्टिंग ने पेशवा की गद्दी समाप्त कर दी और साथ ही पश्चिमी भारत में स्थित पेशवा के समस्त प्रदेश बंबई प्रेसिडेंट में सम्मिलित कर लिया गया। ठीक है, इसके अतिरिक्त कंपनी ने बुंदेल, मालवा और शेष भारत के जिस पर पेशवाओं को प्रभुत्व था राजनीतिक अधिकार कर लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे कुछ के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। क्या है इसमें, अस्थायी स्वशासन। अस्थायी स्वशासन की जरूरत लॉर्ड रिपन लाया था। कौन, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन, यानी पहला ही अब गलत, लॉर्ड रिटन नहीं था, पहला ही गलत है। बाकी सहायक संघ ये सही है। राज अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी, ये भी सही है। और अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये भी सही है, यानी ऑप्शन ए आपका गलत है। ठीक है, देख लीजिएगा, वही चीज दिया गया। अब आगे है, आगे देखते हैं। कुछ लॉर्ड क्लाइव द्वारा पुनः भारत आगमन
इलाहाबाद की संधि कब हुआ है? 1765 हुआ है। बक्सर का युद्ध 1764 हुआ है। और वॉरेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर जनरल बनना कब हुआ है? 1773 हुआ है। अब बताइए, इसको कालक्रम में लगाना है, कब कौन सी घटना घटी हुई है। ठीक है, अब आप इसमें आप देखेंगे क्या है, क्लाइव का पुनः आगमन। क्लाइव का पुनः आगमन कब हो रहा है? बताइए। क्लाइव जो पुनः आगमन होता है जब बक्सर का युद्ध हो जाता है 1765 में होता है। इलाहाबाद की संधि उसके बाद होती है, ध्यान देना, उसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है। ठीक है, क्योंकि क्लाइव आता है तभी संधि होती है, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन दोनों में यही है। उसके सबसे पहले क्या होगा? बक्सर का युद्ध, यानी 3-1-2-4, 3-1-2-4, 3-1-2-4, ऑप्शन 2 भी सही होगा आपका। ठीक है, ये दिया गया एक्सप्लेनेशन में क्या? बक्सर की युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में, क्लाइव का पुनः आगमन 1765 में, इलाहाबाद की संधि अगस्त 1765 में, वॉरेन हेस्टिंग का बंगाल का गवर्नर बनना 1772 में। ठीक है, इस प्रश्न में वॉरेन हेस्टिंग को भारत का गवर्नर बताया गया है, त्रुटिपूर्ण है। यह 1772 में बंगाल का गवर्नर था। खैर ये प्रश्न जो भी रहा होगा, आगे चलते हैं। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रित राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? 40% होता। कितना परसेंट होता था? 40% होता था। आगे चलते हैं। 18वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर सौने शौकत के स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? किसे कहा जाता है दोस्तों? दरोगा को। नमक का दरोगा आपने कहानी सुना है? नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद की कहानी है ये। क्या? नमक का दरोगा। ठीक है, इसी से याद रखिए, दरोगा को ही कहा जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं, इससे एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों को उनके पुलिस कर्तव्यों से अलग कर प्रत्येक 20 से 30 वर्ग मील पर क्षेत्र में एक थाना स्थापित किया। अगर पूछा जाए थाना किसने स्थापित किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। तथा दरोगा नामक पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की गई। उसी समय दरोगा होता था। दरोगा की नियुक्ति एवं पर्यवेक्षण मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता था। किसान दरोगा को कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि मानते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया दोस्तों? राजा राजा चेत सिंह ने किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। बनारस विद्रोह राजा चेत सिंह द्वारा 1781 ईस्वी में किया गया था। इस विद्रोह में तत्कालीन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने अपने सैनिकों के साथ भागकर चुनार के किले में शरण ली थी। सोचिए पहले, कौन? वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, भाग गए थे। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हुई थी? किसको हुई थी बताइएगा? लॉर्ड मियो की। लॉर्ड मियो बहुत बेकार इंसान था ये। ठीक है, इसी समय बड़ी समस्याएं हुई थी। लॉर्ड मियो 1869 से 1872 की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह भ्रमण करते हुए हुई थी। इस दौरान शेर अली नामक पठान द्वारा की गई थी। ये प्रथम वायसराय था जिसकी हत्या भारत में उसके कार्यकाल के दौरान हुआ था। यह प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ? किसके हुआ? लॉर्ड कर्जन के। किसमें हुआ? लॉर्ड कर्जन के। ठीक है, आगे चलते हैं। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 द्वारा लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और मरम्मत की ओर ध्यान देते हुए क्या किया? एक सेकंड, 50,000 पाउंड की धनराशि को आवंटित की। यानी इसने पहली बार कहा भैया इमारतों का संरक्षण करना है, और संरक्षण के लिए उसने क्या किया? पैसे का ऐलान किया। ठीक है, फिर कहा गया इस कार्य के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एकीकृत केंद्रीय स्वरूप देते हुए जॉन मार्शल को नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। ठीक है, इसको जॉन मार्शल जी को। कौन? जॉन मार्शल जी को। आगे चलते हैं। फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई। किसके द्वारा अपनाई गई दोस्तों? लॉर्ड कर्जन भी अपनाया था और डलहौजी भी अपनाया है, सॉरी लॉर्ड मिंटो भी अपनाया है। ठीक है, डलहौजी और लॉर्ड कर्जन और माफ करिएगा, लॉर्ड कर्जन और मिंटो। लॉर्ड कर्जन और मिंटो जो है दोनों इसके लिए माने जाते हैं। कैसे? आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। फूट डालो और राज करो की रणनीति लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो दोनों द्वारा अपनाई गई थी। ठीक है,
इस नीति के तहत मिंटो ने पृथक निर्वाचन प्रणाली को प्रोत्साहित किया। क्या क्या? पृथक निर्वाचन प्रणाली को प्रोत्साहित। कब हुआ था पृथक निर्वाचन प्रणाली? 1909। 1909 आपको पता है ना। और अब जब क्या किया था मुस्लिमों को, मुस्लिम लीग ने 1909 में, सॉरी हाँ 1906 में जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी तो क्या हुआ, 1919 जो मिंटो एक्ट आया था उसी में इसको प्रावधान किया गया था। और प्लस जो कर्जन था इसने क्या किया था, 1905 में बंगाल का विभाजन किया, जिसे बंग भंग उद्देश्य से प्रशासनिक सुविधा करना नहीं था। यानी जो कर्जन क्या किया था, देखिए का कर्जन जो इस नीति का पालन कर रहा है उसका उद्देश्य क्या था, बंगाल विभाजन कर दिया था। और जो ये किया है इसने क्या किया था, इसने क्या किया दोस्तों, इसने यही काम किया था कि मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर किसके कार्यकाल में हुई दोस्तों? लॉर्ड हार्डिंग। कब? 1912। 1912 में दोस्तों क्या है, दिल्ली की राजधानी कलकत्ता से राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दी गई? दिल्ली। ठीक है, चलते हैं आगे, एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय उत्तर भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। लॉर्ड वायसराय हार्डिंग 1911 में जॉर्ज पंचम महारानी मेरी को भारत बुलाया गया। और कौन कौन आया था? जॉर्ज पंचम। और जब जॉर्ज पंचम आए थे उसी समय हुआ था। ठीक है, दिल्ली भव्य दरबार का आयोजन किया गया था जिसे दिल्ली दरबार द्वितीय के नाम से जाना जाता था। इसी समय क्या हुआ था, तो बंगाल विभाजन को भी रद्द कर दिया जाए और दिल्ली को राजधानी स्थानांतरित बना दिया, दिल्ली को राजधानी बना दिया गया था। ठीक है, कब हुआ था ये? 1911 में। कब हुआ था? 1911 में। ठीक, आगे चलते हैं। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया? कहाँ के लागू किया दोस्तों? मद्रास प्रेसिडेंस में। कहाँ? मद्रास प्रेसिडेंस में। ठीक है, आपको पता है कौन लागू कराया था इसको? रीड और मुनरो। अस्थायी बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा के बाद अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू गई दूसरी व्यवस्था है जिसमें रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा जाते हैं। इसके जो जमदाता है दोस्तों रीड, मुनरो और कैप्टन रीड थे। दीजिए ध्यान दीजिएगा, याद कैसे रहेगा? रस रैयतवाड़ी, रस मुनरो, रस रीड, ऐसे याद करिएगा, याद रहेगा। ठीक है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में से लागू किया गया, तत्पश्चात यह व्यवस्था मद्रास, बंबई या कुछ हिस्सों में जैसे पूर्वी बंगाल, असम आदि क्षेत्रों में लागू किया गया है। ठीक है, इस प्रथा के अंतर्गत रैयतों को भूमि का मालिकाना और कब्जेदारी अधिकार दिए। इसका मतलब मैं समझा देता हूँ आपको रैयतवाड़ी का। दरअसल हुआ क्या था, जब अस्थायी बंदोबस्त कानवारिस लेकर आया तो उसमें एक जमींदार वर्ग रखा गया था जो क्या करता था, राजस्व को वसूलता था, कंपनी को पहुंचाता था। कंपनी को ये लगा क्योंकि उस वक्त लगभग 1/9 हिस्सा कौन रखता था? अपना वो जमींदार रखता था। तो कंपनी को ये लगता था भैया हमें तो लाभ, मतलब ये बीच में क्यों कमा रहा है, तो इसको हटाकर अब ऐसी व्यवस्था किया जाए ताकि हमें पूरा पैसा डायरेक्टली हमारे हाथ में आ जाए। इसीलिए क्या किया कि रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्म हुआ। रैयतवाड़ी में क्या हुआ कि अब डायरेक्ट किसान जो है अब सरकार को डायरेक्ट अपना टैक्स जमा कर सकते थे। ठीक है, इसलिए रैयतवाड़ी का उद्भव हुआ और ये उसी क्षेत्र में और पूरे भारत का लगभग 51% हिस्सा इसी के अंतर्गत आ गया। ठीक है, चलते हैं आगे। ठीक, इस पेज पर आइएगा। किसने निकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? दादा भाई नौरोजी। निकास के सिद्धांत क्या है मैं समझा देता हूँ छोटे से शब्दों में, ध्यान दीजिएगा। निकास सिद्धांत का मतलब ये था कि जो ब्रिटेन कंपनी आई थी भारत का किस प्रकार से आर्थिक शोषण कर रही है और अपने बेटों को ले जाकर पोषित कर रही है, इसी सिद्धांत को जो प्रतिपादित किया, किसने प्रतिपादित किया था? अपने दादा भाई नौरोजी साहब ने किया था। बहिर्गमन की राष्ट्रवादी परिभाषा का तात्पर्य भारत से धन की संपत्ति और माल को इंग्लैंड में हस्तांतरित करना, जिसके बदले भारत को समतुल्य कोई आर्थिक या वाणिज्यिक या भौतिक लाभ नहीं होता था। ठीक है, यानी पैसा तो आप ले गए लेकिन इससे भारत का कोई किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं है। इस प्रकार भारतीय दृष्टिकोण से बहिर्गमन का अर्थ था आयात की तुलना में निर्यात अधिक होना। ठीक है, दादा भाई नौरोजी, यानी इससे क्या हुआ,
आयात अधिक हो रहा था और निर्यात कम हो रहा था। दादा भाई नौरोजी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक थे। उन्होंने अपनी पुस्तक के लेखों इंग्लैंड्स ड्यूटीज टू इंडिया, पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ये बार बार प्रश्न पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, ये पुस्तक द वास्ट वे मीन्स ऑफ इंडिया ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से अपवाह के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। ठीक है, अपवाह सिद्धांत मतलब कैसे पैसा जा रहा है भारत से बाहर को, इस चीज को बताया। अन्य प्रख्यात नेता जैसे रमेश चंद्र दत्त ने भी धन के बहिर्गमन के सिद्धांत को दिया। इन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया तथा यह प्रकट किया कि सकल राजस्व का आधा भाग भारत के बाहर चला जाता है। ठीक है, 1896 में आईएनसी ने यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन में बहिर्गमन सिद्धांत को स्वीकार किया और उस समय कांग्रेस की जो घोषणा की थी देश में पड़ने वाले अकालों को निर्धनता का कारण धन का बहिर्गमन, मतलब कांग्रेस ने भी कहा भाई साहब जो ये अकाल हो रहा है, जो निर्धनता है, इसका एक बड़ा रीजन क्या है, धन का बहिर्गमन सिद्धांत। ठीक है, आगे चलते हैं। किसने यह विचार दिया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति नौनी थी? कार्ल मार्क्स इसे बहुत चीज बोलते थे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। असम में सर्वप्रथम चाय की कंपनी कब स्थापित हुई दोस्तों? 1839 में। कब हुई? 1839 में। असम में सर्वप्रथम चाय की कंपनी 1839 में हुई थी। यह कंपनी 5 लाख रुपए की पूंजी के साथ इंग्लैंड में स्थापित की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। एक सेकंड, हाँ आगे चलते हैं। भारत निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? लॉर्ड रीडिंग जो थे ये यहूदी था। कब था? 1921 से लेकर 1926 तक। इससे इसी के समय में क्या क्या चौरी चौरा घटना हुई थी और स्वराज पार्टी का गठन भी हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले दोस्तों 1857 के संबंधित प्रश्न है, उसके अब इसको देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। आप हमारे चैनल अमोक क्लासेस में जुड़ सकते हैं, वहां पे इसका पीडीएफ आप फ्री प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही वहां पे हमने क्या काम किया है आपके लिए, आरओ के लिए हिंदी, अभी पीवाईक्यू चल रहा है, इसके बाद हम 100+ टेस्ट को चर्चा करेंगे। साथ में ही घटना चक्र पूर्वावलोकन चल रहा है, इसमें हमें पॉलिटी वाले सेगमेंट को देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।